एजुकेशन जो है उसका मकसद क्या है। एजुकेशन जो है, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो है वो किन लक्ष्यों को, किन मकसद को हासिल करना चाहता है। और आदिवासी समाज जो है वो जो है एजुकेशन को कैसे देखता है। यानी एक मेन स्ट्रीम तरीका है एजुकेशन को देखने का, और एक आदिवासी लोगों का भी तरीका है शिक्षा के बारे में सोचने का। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, ये एजुकेशन जो है ये बहुत हद तक क्या है कि ये एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा नागरिक पैदा करना चाहता है, एक ऐसा नागरिक बनाना चाहता है जो नागरिक, जो राज्य की जो मुख्य आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको वो क्या करे, उसको वो समर्थन करे, उसका वो अपहोल्डर बने, उसको वो आगे बढ़ाए, या फिर अगर और भी आसान ज़बान में कहें तो जो सॉफ्टवेयर है स्टेट का, उस सॉफ्टवेयर को एजुकेशन के माध्यम से बच्चों के अंदर में इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। यानी एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए कि नागरिकों के बीच में, बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में जानकारी दी जाए, उनके अंदर में सोचने समझने की जो ताकत है उसको बढ़ाया जाए, और एक ऐसा माहौल बनाया जाए शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो जगह स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, समाज हो, जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे खुल के बात हो, जहाँ पे बातों को बोलने में पहरा ना हो, कोई बात रखने के लिए किसी के ऊपर हमले ना हो, एक खास तरह की बात करने पर पुरस्कार ना मिले और दूसरे तरह की बात करने पे तिरस्कार ना मिले, सज़ा ना मिले। तो एक खुला माहौल होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि भारत जो कि एक लोकतंत्र है, भारत में जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं, जंग आज़ादी के दौरान जो बड़े बड़े लोग थे, उनका कहना था कि भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी जहाँ पे सबको बोलने को का अधिकार होगा, सब खुल के बात कहेंगे, कोई डर, कोई खौफ का माहौल नहीं होगा। यह सही है कि हमारे संविधान में जो है बोलने का अधिकार है, ये बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन कई बार उस बोलने के अधिकार पर भी हमले होते हैं, और कई बार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, मोरालिटी के नाम पे, नैतिकता के नाम पे लोगों को पनिश किया जाता है। और ज़्यादातर लोग जो पनिश हुए हैं वो ऐसे लोग हुए हैं जो सरकार की बातों से नाराज़ थे, सरकार की बातों से उनकी सहमति नहीं थी। तो टैगोर को भी आप याद कीजिए कि टैगोर ने कहा था कि वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी जहाँ पे दिल और दिमाग इंसान जो हो भय से मुक्त हो, ऐसी आज़ादी की बात टैगोर ने की थी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसका निज़ाम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे भय ना हो, जहाँ पे लोग बराबरी की बात करें, जहाँ पे लोग खुल के बात करें, जहाँ पे सरकार के नीतियों के बारे में खुल के चर्चा हो, जहाँ पे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन न दिया जाए। लेकिन आजकल आप जो स्कूल का माहौल देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम पहले से भी कहीं ज़्यादा, और भी ज़्यादा उसका राजनीतिकरण हो गया है ना। और ये राजनीतिकरण निगेटिव है, यानी नकारात्मक तौर से राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण किया जाए जब लोगों को समझाया जाए कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं,
जब राजनीतिकरण ऐसा हो जहाँ पे लोगों को अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए उनके अंदर में जज्बा पैदा किया जाए, तो ये राजनीतिकरण बहुत ही सही है। महकूमों, मजलूमों, दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब कहा जाए कि आप आवाज़ उठाइए, आप राजनीतिक तौर पे सजग होइए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, यानी शिक्षित बनो, संगठित बनो और अन्याय के खिलाफ बोलो, लड़ो शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली, डेमोक्रेटिकली। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में इस तरह का राजनीतिकरण हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा राजनीतिकरण, निगेटिव राजनीतिकरण हो रहा है, जहाँ पे उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन लोगों को टीचर बनाया जा रहा है, उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो ताकतवर लोगों का महिमा मंडन करते हैं और गरीबों को, महकूमों को, दबे कुचलों को ही तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आप स्कूल के अंदर में भी देख लीजिए, कॉलेज के अंदर में भी देख लीजिए, हो सकता है कि काम करने के तरीके अगर अलग अलग हों, लेकिन वही चीज़ बार बार दिख रही है। स्कूल के अंदर में जितना जोर पढ़ाई पर नहीं होता है, उससे ज़्यादा जोर उनसे नारे लगवाने में, उनसे तरह तरह के राष्ट्रवादी गीत गवाने में लगाया जाता है ना, उनसे बैंड बाजे बजवाने में लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रगान गाना और देशभक्ति में ओत प्रोत होना और उसमें डूब जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई को दरकिनार करना और उसकी आड़ में उनके अंदर में एक तरह का सॉफ्टवेयर पैदा करना जहाँ पे वो सिस्टम के प्रति क्या करें कि यसमैन बने, हर चीज़ों को सही कहें, आंख मूंद के हर चीज़ों को सही कहें, उनके अंदर में एक क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो जाए, ये सब ठीक नहीं है ना। राष्ट्रवाद जो है एक हद से ज़्यादा अगर उसका जोश और जज्बा और उस बढ़ जाएगा तो फिर वो उन्माद का शक्ल ले लेता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर में आप देखेंगे कि अगर आपको नौकरी चाहिए, ज़्यादातर मामलों में देखा जा रहा है, तो वो आपको एक ख़ास विचारधारा से आपको जुड़ना होगा, उनका झंडा उठाना होगा, तभी आपको नौकरी मिलती है, तभी आपको प्रमोशन मिलता है। जो पढ़ाने, लिखाने, रिसर्च, बोलने, सोचने और जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। अब ये सिस्टम जो है ये बहुत ही गलत सिस्टम है, ये देश के लिए सही नहीं है। और एक और बड़ी बात ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर भी महकूम तबकात जो है, जो कमज़ोर लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको जगह नहीं दी जाती है, उनको बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। जबकि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो ऑलरेडी ताकतवर लोग हैं, वो संख्या में बहुत कम होने के बाद भी संसाधन पे, कुर्सियों पे, यूनिवर्सिटियों में, डिपार्टमेंट में, रेक्टर, प्रॉक्टर, वाइस चांसलर की कुर्सियों पे वही विराजमान है, बहुत बड़ी तादाद में विराजमान है। आपको आदिवासी वाइस चांसलर, आदिवासी प्रोफेसर्स, आदिवासी HOD डिपार्टमेंट में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जबकि ऊंची जाति के लोग हर जगह भरे हुए हैं। तो ये तो बात हो गई आपको मेन स्ट्रीम एजुकेशन की। अब दूसरी बात ये है कि आपको जो आदिवासी एजुकेशन जो है, जो आदिवासी एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो बहुत ही लोकतांत्रिक है। अगर आप उसको मेन स्ट्रीम सिस्टम से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, आदिवासियों के अंदर में सबसे बड़ी बात ये है कि वो शिक्षा को बाजार में बेचने वाली चीज़ नहीं समझते हैं। आदिवासी जो शिक्षा व्यवस्था जो है, जो आदिवासी जो चिंतन परंपरा है, वहाँ पे किसी को डोमिनेट नहीं करना है, वहाँ पे कोई वर्चस्व की भावना नहीं है, वहाँ पे कोई बड़ा और छोटा की कोई चीज़ें नहीं है। और वहाँ पे ज्ञान अर्जन जो है वो किताबों के अलावा वहाँ पे मैदान में जाके, समाज में जाके, नेचर में जाके, लोगों के बीच में जाके जो सीखने की वहाँ पे बात कही जाती है। आदिवासी शिक्षा की जो परंपरा है, वहाँ पे भेदभाव नहीं है। आदिवासी शिक्षा परंपरा में किसी को कुर्सी पर बैठने के लिए और किसी को ज़मीन में बैठने के लिए नहीं कहा जाता है। आदिवासी शिक्षा व्यवस्था में 2 मटकों में पानी नहीं रखा जाता है।
आदिवासी शिक्षा व्यवस्था में औरतों और मर्दों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आदिवासी शिक्षा व्यवस्था जो है और जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी अच्छी चीज़ों हैं, उसको जगह नहीं दी जा रही है। और जो जातिवादी जो लोग हैं, वो लोग उस शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो अमीरी गरीबी के खाई को और बढ़ा रही है, ऊंच नीच के खाई को और बढ़ा रही है, और वो वर्चस्व को बढ़ा रही है, वो धार्मिक उन्माद को बढ़ा रही है, वो एक अंधा राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आदिवासी शिक्षा परंपरा है वो बिल्कुल बराबरी का है, दोस्ती का है, भाईचारे का है, नेचर से प्यार करने का है और प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ कि आप तोता को, गाय को, बकरी को सिर्फ किताबों में नहीं देखते हो, आप उन्हें सिर्फ पिक्चरों में नहीं देखते हो, आप उन्हें पेंटिंग में नहीं देखते हो, आप उन्हें किसी एग्जीबिशन शो में नहीं देखते हो, आप उन्हें किसी कार्टून में नहीं देखते हो, आप उन्हें किसी मोबाइल और लैपटॉप पे नहीं देखते हो, बल्कि आप उनको ज़िंदगी में भी देखते हो। अब एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो उस बच्चे ने कहा कि गाय के 3 पैर होते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों, गाय के तो 4 पैर होते हैं। उसने कहा नहीं, आप गलत हैं, आप तस्वीर में देख लीजिए 3 ही पैर दिख रहे हैं। तो बच्चा गलत तो नहीं था, तस्वीर जो है जो 3 डायमेंशनल नहीं है उसमें तो पैर 3 ही दिखेंगे, जो उसमें 4 तो नहीं दिखेंगे। तो अगर बच्चे ने गाय को नहीं देखा, बच्चे ने अगर बकरी को नहीं देखा, बच्चे ने अगर खेत को नहीं देखा, खलिहान को नहीं देखा, लोगों को काम करते नहीं देखा, अगर खुद वो ज़माने को नहीं देखा, तो फिर बच्चे यही समझेंगे कि गाय जो है उसके 3 ही पैर होते हैं और वो कार्टून को ही पूरी हकीकत समझेंगे। इसलिए जो आदिवासी शिक्षा परंपरा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ भेदभाव नहीं है, वो रियलिटी पे बेस्ड है, वो दुनिया को देख के दुनिया को समझना चाहता है, वो बाहर जाके सीखना चाहता है, वो सिर्फ क्लासरूम में और कंप्यूटर पे और टीवी देख के और कार्टून देख के दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करता है। अब एक तीसरा डायमेंशन जो है वो है जेंडर डायनेमिक्स। तो हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके अंदर में बहुत हद तक उसमें मर्दों वाली वो व्यवस्था है। वो देखेंगे कि वो पैट्रियार्कल सिस्टम है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का जो बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है, पढ़ाने के लिए उनको जगह नहीं है, उनको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, और यहाँ तक कि जो कंटेंट भी बना होता है वो भी बहुत, जो लिखने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर मर्द होते हैं। अगर मर्द भी हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जो लेखनी होती है वो भी बहुत हद तक मर्दवादी लेखनी होती है। तो इस मामले में देखेंगे तो आदिवासी शिक्षा परंपरा हम देखेंगे तो उससे कहीं बेहतर, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, जहाँ पे महिलाएं जो होती हैं वो महिलाओं की आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश नहीं होती हैं। महिलाएं जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अधिकार है। अगर आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी को देखेंगे और कास्ट सोसाइटी को देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, और महिलाएं सही मामले में आदिवासी शिक्षा जो परंपरा है उसमें सही मामले में वही टीचर होती हैं, वही बच्चों को पढ़ाती हैं, उन्हीं की कोख से, उन्हीं की गोद से जो बच्चा जो है वो बराबरी सीखता है और वो एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करता है। जबकि मेन स्ट्रीम समाज जो है वो पैसा कमाने के लिए, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लोगों को डोमिनेट करने के लिए, अंध भक्ति पे जो आधारित जो राष्ट्रवाद है उसको प्रमोट करने के लिए और मालो दौलत कमाने के लिए इस तरह की शिक्षा बनाई जा रही है, जहाँ पे आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास नौकरी है, आपके पास बड़ी सैलरी है, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आपने दुनिया को नहीं देखा, आपकी सोच मर्दवादी है, आपकी सोच गैर बराबरी पे है। तो जो जेंडर डायनेमिक्स है आदिवासी समाज के अंदर में, और जो आदिवासी शिक्षा जो है उसका एक जो जेंडर पर्सपेक्टिव है उसको भी काफ़ी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि आदिवासी लेखन परंपरा में बहुत बड़ी बड़ी लेखिका, बहुत बड़ी बड़ी कवि जो है महिलाएं हुई हैं, और वो समाज महिलाओं को दबाने की कोशिश नहीं करता है।
और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे पता है कि आदिवासी समाज भी बदल रहा है, आदिवासी समाज में भी परिवर्तन हो रहे हैं। ये कोई स्टेगनेंट चीज़ नहीं है, ये कोई ठहराव की चीज़ नहीं है, बल्कि ये डायनेमिक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें समाज के साथ उसका जो रेलेवेंस है वो सही नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं मर्दों और औरतों के बीच में टकराहट दिखती है। और हमें जब इस तरह की टकराहट हो तो हमें कमज़ोरों का साथ देना चाहिए। इसलिए बदलाव से कोई नहीं रोक रहा है, परिवर्तन से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी बात कहना ज़रूरी है कि आदिवासी समाज में अगर परिवर्तन होना है, आदिवासी समाज में अगर सुधार होना है, आदिवासी समाज में बदलाव लाना है, तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी, कोई बाहरी लोग, कोई अधिकार नहीं है कि वो आएँ और आदिवासियों को सिखाएं कि उनको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे अपने आप को सुधारना है, कैसे अपने आप को सिविलाइज करना है। ये सारी की सारी कॉलोनियल मेथड है जिसको पूरी दुनिया से खारिज कर किया जा चुका है। अगर बदलाव चाहिए और बदलाव होना भी चाहिए तो ये आदिवासियों का आंतरिक मामला है और आदिवासी समाज इसको तय करेगा। और आदिवासी समाज डेमोक्रेटिक है जो कि ज़मीन से लेके ऊपर तक इस पर चर्चा करता है। और आदिवासी समाज जो है गांव से लेकर और पंचायत लेवल से लेकर, ब्लॉक लेवल से लेकर, राज्य लेवल से लेकर उनके बीच में एक संवाद का, एक डायलॉग करने का एक परंपरा है। इसलिए जो भी बदलाव हो वो आंतरिक हो, जो भी बदलाव हो वो आदिवासी खुद तय करें, आदिवासी महिलाएं तय करें और बाहरी लोगों को उनके ऊपर अपनी बातें थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से अगर आदिवासी मूल्यों को, सिद्धांतों को अगर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में अपनाया जाएगा और ख़ासकर जो आदिवासी महिलाएं की जो सोच समझ है, जो उनकी लेखनी है, उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिया जाएगा तो ये समाज और बेहतर होगा, ये समाज और प्यार और मोहब्बत पे, भाईचारे पे कायम होगा और ये आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।